नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक गुप्त काल में राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था गुप्त काल में मौजूद थी। गुप्त काल में राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या क्या थे। इनमें हम बात करें तो भूमि कर, इसके अलावा भाग, भोग और कर, ऊपरी कर और उद्रंग, धान्य और हिरण्य, चुंगी कर, जखीरों, खानों और नमक की खुदाई से आय और जुर्मानों से आय। इस प्रकार राजस्व वसूल किया जाता था इन सभी करों से, जुर्मानों से। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पर भूमि कर। गुप्त काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। राजा प्रजा की रक्षा करने के एवज में प्रजा से उपज का 6वां भाग भू राजस्व के रूप में वसूल करता था और प्रजा को सुरक्षा की गारंटी देता था। भूमि का नियमित काम होता था और भू क्षेत्रों की सीमा, स्वामी आदि का विवरण रखा जाता था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भाग, भोग और कर। गुप्त काल के अभिलेखों में राजस्व के लिए सबसे अधिक भाग, भोग और कर, इन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाग का अर्थ है उत्पादन में राजा का हिस्सा। इसी प्रकार भूमि कर को भाग कहा जाता था। राजा को फल, फूल, दूध, शाक एवं ईंधन आदि प्रजा की ओर से समय समय पर दिए जाते थे। इनको भोग कहा जाता था। समय समय पर जो कर ग्रामवासियों से लिए जाते थे उन्हें कर कहा जाता था। संभवतः धार्मिक कर, जिसे बलि कहा जाता था, वसूल किया जाता था। बलि में घी, अनाज, चावल और फल फूल आदि देवताओं को अर्पित किए जाते थे। तीसरे नंबर पर ऊपरी कर और उद्रंग। गुप्त काल के अभिलेखों में ऊपरी कर और उद्रंग का भी उल्लेख मिलता है। उद्रंग स्थायी किसानों से लिया जाता था और ऊपरी कर अस्थायी किसानों से वसूल किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार ऊपरी कर वह था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में लिया जाता था, लेकिन उद्रंग स्थायी किसानों से और ऊपरी कर अस्थायी किसानों से वसूल किया जाता था। चौथे नंबर पर बात करते हैं धान्य और हिरण्य। धान्य शब्द का अर्थ होता है अनाज में राजा का हिस्सा। अनाज में राजा का हिस्सा। इस प्रकार अनाज के रूप में राजा को दिया जाने वाला कर धान्य कर कहलाता था। अनाज के रूप में जो राजा को दिया जाता था वो कहलाता था धान्य कर। इसके अलावा हिरण्य भी राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। हिरण्य वह कर था जो नगद सरकार को दिया जाता था। राजा को जो राशि नगद दी जाती थी वो कहलाती थी हिरण्य। हिरण्य वह कर था जो विभिन्न प्रकार की फसलों पर नगद लिया जाता था। 5वें नंबर पर बात करते हैं चुंगी कर।
व्यापारियों और शिल्पियों से जो कर लिया जाता था उसे शुल्क कहते थे। व्यापारियों को परामर्श दिया गया था कि राजा का कर अवश्य चुकाना चाहिए। यदि व्यापारी शुल्क नहीं देता है तो राजा को उससे 8 गुना जुर्माना लेने का हक है। 6 नंबर पर बात करते हैं जखीरों, खानों और नमक की खुदाई से आय। राज्य को जखीरों, खानों और नमक की खुदाई से भी काफी आय होती थी। 7वें नंबर पर बात करते हैं जुर्मानों से आय। राज्य को जुर्मानों से भी बहुत आय होती थी। नारद और बृहस्पति स्मृति में उन अपराधों का उल्लेख है जिनको करने पर जुर्माना लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।